अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक आज कौमी असम्बली में अहम कानून तरामीम के साथ मंजूर कर लिया गया है, जिसमें न सिर्फ बेंचेस की तश्कील का मामला बल्कि सू मोटो इख्तियारात से मुताल्लिक भी अहम कानून साजी शामिल है। सिर्फ यही नहीं, सू मोटो इख्तियारात और इसके तहत खुसूसी बेंचेस बनाने से मुताल्लिक आज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का भी अहम फैसला सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि जब तक सू मोटो के तरीकाकार से मुताल्लिक रूल्स नहीं बन जाते उस वक्त तक आर्टिकल 184(3) के तहत होने वाले तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी की जाए। यानी इस वक्त चीफ जस्टिस के तनहा इख्तियारात से मुताल्लिक न सिर्फ पार्लियामेंट से दबाव सामने आ रहा है, कानून साजी सामने आ रही है, बल्कि अदलिया के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं और फैसले सामने आ रहे हैं। अब से 2 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने चीफ जस्टिस के सू मोटो और बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक तनहा इख्तियारात पर संगीन सवालात उठाए, जिसके बाद कल हुकूमत अचानक मुतहर्रिक हो गई। पहले वजीर आजम ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए इन मामलात पर कानून साजी की बात की। फिर काबीना ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नाम से एक मुजव्वज़ा बिल की मंजूरी दी और कल ही ये बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसमें तजवीज़ दी गई कि सू मोटो और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर 3 रुकनी कमेटी को दिया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर जजेस शामिल होंगे। इस बिल में आर्टिकल 184(3) के तहत होने वाले फैसलों में मुतासरा फरीकैन को अपील का हक भी दिया गया है। फिर कल ही ये बिल लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजा गया, जिसने आज सुबह के इजलास में इसकी मंजूरी दे दी और फिर आज ही हुकूमत ने यह मुजव्वज़ा बिल कौमी असम्बली से शिकवार मंजूर कर लिया है। मगर बिल की मंजूरी से बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि इस बिल को आज मजीद अहम तरामीम के साथ मंजूर किया गया है, जिसमें एक तरमीम रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ की तरफ से पेश की गई, जिसके मुताबिक राइट ऑफ अपील का हक उस मुतासरा फरीक के पास भी होगा जिसके खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत माजी में फैसला जारी हो चुका हो, और मुतासरा फरीक ये अपील इस बिल के निफाज के 30 दिन के अंदर दायर कर सकता है। यानी आर्टिकल 184(3) के तहत होने वाले फैसलों में जो राइट ऑफ अपील का हक दिया गया है उसका असर अब माजी के केसेस पर भी होगा। मोहसिन दावड़ की इस तरमीम पर पहले बिलावल भुट्टो और रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार ने एतराज़ किया कि इसे किसी और मुनासिब वक्त पर उठाया जाए, लेकिन पार्लियामेंट में बहस के बाद बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम की हिमायत कर दी और यूं मोहसिन दावड़ की तरफ से पेश की गई ये तरमीम मंजूर कर ली गई है। मगर इस तरमीम से एक नया सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के केसेस आर्टिकल 184(3) के तहत सुने गए थे और आर्टिकल 184(3) के तहत ही उन्हें ताहयात नाअहल करार दिया गया था, जिसकी वजह से उनके पास सिर्फ नजरसानी का ऑप्शन था और दोनों सियासी रहनुमाओं की नजरसानी की अपीलें भी मुस्तरद हो गई थी। मगर नए कानून की मंजूरी के बाद यह बहस हो रही है कि अब जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ दोनों के पास राइट ऑफ अपील का ऑप्शन आ गया है, यानी वो अपनी ताहयात नाअहली के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने के अहल हो गए हैं। और ये बिल जिस दिन भी कानून में बदलेगा उस दिन के बाद 30 दिन के अंदर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के पास ये ऑप्शन होगा कि वो अपने केसेस के खिलाफ अपील दायर करें और उस अपील का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। इसके साथ साथ अपील का हक उन तमाम मुतासरा फरीकैन के पास भी आ सकता है जो आर्टिकल 184(3) के दायरे कार से मुतासर हुए हैं। इसके अलावा आज के कानून में बाकायदा एक शिक का इजाफा किया गया है और वो शिक आइन की तशरीह की शिक है, जिसके मुताबिक जहां आइन की तशरीह का मामला मौजूद हो उस मामले को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी एक ऐसा बेंच तश्कील देगी जिसमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस शामिल हों। यानी आइन की तशरीह से मुताल्लिक कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो इस हवाले से जो भी बेंच बनेगा उसमें जजेस की तादाद कम से कम 5 होगी। इस बिल की मंजूरी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आज इस हुकूमत ने नवाज शरीफ को नाअहली के खिलाफ रिलीफ देने के लिए चोरी तरमीम करवाई। उन्होंने फिर साबित किया कि ये कितने बड़े फ्रॉड हैं। नवाज शरीफ की नाअहली आर्टिकल 184(3) के तहत हुई, आम कानून से आप इसको कैसे बदल सकते हैं? नवाज शरीफ आकर ट्रायल का सामना करें, चोर दरवाजे इस्तेमाल करना बंद करें। जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि यह काबिल सताइश अमल है। इस बिल में खुद नोटिस में अपील का हक दिया गया है, जो बार काउंसिल का देरीना मुतालबा था। अब दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों आइन के आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहल हुए हैं और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अप्रैल 2018 में आर्टिकल 62(1) की तशरीह का फैसला खुद तहरीर किया था और करार दिया था कि आइन में जहां नाअहली की मुद्दत मौजूद ना हो वो नाअहली ताहयात होती है। यानी इस फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों ताहयात नाअहल हो गए थे। मगर फिर अक्टूबर 2022 में फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल ड्रेकोनियन कानून है। यानी 2018 में ताहयात नाअहली का फैसला देकर 2022 में चीफ जस्टिस खुद भी इस कानून को एक ड्रेकोनियन कानून करार दे चुके हैं। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने हाफिज कुरान को MBBS और BDS में दाखिले से मुतालिक 20 इजाफी नंबर देने की केस में आज एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जब तक 184(3) से मुतालिक रूल्स नहीं बन जाते तब तक सू मोटो केसेस की समाअत को मुलतवी किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक ना ही आइन और ना ही सुप्रीम कोर्ट के कवायद
चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार देते हैं और ना ही ये इख्तियार देते हैं कि वो खुसूसी बेंचेस के लिए जजेस का इंतखाब करें और ना ही ये इख्तियार देते हैं कि वो ये फैसला करें कि उनके बनाए गए खुसूसी बेंचेस कौन से केसेस की समाअत करेंगे। मगर बदकिस्मती के साथ ये सब कुछ हो रहा है जिसके कभी कभार संगीन नताइज होते हैं। अहम मामला जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत उठे हैं उनका फैसला किया गया है, जिसके मईशत, सियासत और अवाम की जिंदगियों पर अहम नताइज होते हैं। हमें अपने जाती मफादात को फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने देना चाहिए। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास इस हवाले से रूल्स बनाने का इख्तियार मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पर मुश्तमिल होती है और आइन चीफ जस्टिस को इन मामलात का फैसला करने के लिए यकतरफा इख्तियार नहीं देता और इंतहाई एहतराम के साथ चीफ जस्टिस की अपनी दानाई आइन की दानाई का मुतबादिल नहीं हो सकती। इसलिए अवाम के मफाद में यह बेहतर होगा कि आर्टिकल 184(3) के तहत चलने वाले तमाम केसेस की समाअत को उस वक्त तक मुलतवी किया जाए जब तक उठाए गए मामलात पर पहले सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बना लेती। इसके अलावा फैसले में पेमरा के ऑर्डर पर भी बरहमी का इज़हार किया गया है, जिसमें पेमरा ने तमाम टीवी चैनल्स को रियासती इदारों के खिलाफ और जजेस के कंडक्ट के खिलाफ किसी भी किस्म का मवाद नशर करने से रोक रखा था। मगर आज अदालती फैसले में कहा गया है कि अगर जजेस के कंडक्ट पर जायज़ तनकीद को रोका गया तो ना ही इसका फ़ायदा अदलिया को होगा और ना ही अवाम को होगा। अब 3 रुकनी बेंच में से ये फैसला जस्टिस काजी फायदीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जारी किया है, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद ने इस फैसले से इख्तिलाफ करते हुए लिखा है कि इस फैसले में जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वो केस का मौजू ही नहीं है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता और इस हवाले से अपना इख्तिलाफी नोट दूंगा। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज भी अहम समाअत हुई है। आज भी जजेस के अहम रिमार्क सामने आए हैं, बेंच के अराकीन ने अहम सवालात उठाए हैं और आखिर में चीफ जस्टिस ने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए सियासी जमातों से यकीन दहानी मांगी है। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस जमाल बंदूखेल के रिमार्क्स से जो इबाहम पैदा हुआ था, आज समाअत के शुरू में ही उन्होंने खुद इस पर बात की और एक बार फिर वाज़ेह किया कि आज खुद नोटिस केस का फैसला 4-3 का है, 3-2 का नहीं है। आज समाअत के आगाज़ में जैसे जमाल बंदूखेल ने कहा कि कल मेरे रिमार्क्स पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है, मैं अपने रिमार्क्स की वजाहत करना चाहता हूँ, मैं अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम हूँ। फैसले का एक हिस्सा इंतजामी इख्तियारात के रूल्स से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस को कहेंगे कि रूल्स देखने के लिए जजेस की कमेटी बनाई जाए, जजेस की कमेटी इंतजामी इख्तियारात के रूल्स को देखे। गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स फैसले के इंतजामी हिस्से की हद तक थे। फैसले के दूसरे हिस्से में हम 4 जजेस ने आज खुद नोटिस और दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस ने जारी ही नहीं किया। जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दे दी? इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया? आज अदालत के रिकॉर्ड की फाइल मंगवा लें, इसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर तमाम जजेस साइन करते हैं। इस मौके पर हुकूमती इत्तेहाद के वकील फारूक नाइक ने 1 मार्च के फैसले की वजाहत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी और कहा कि इंसाफ के तकाज़ों के लिए ज़रूरी है कि यह फैसला हो कि फैसला 4-3 का था या 3-2 का था। केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ये केस सुनने से पहले इस बात का फैसला होना चाहिए कि फैसला 4-3 का है। पहले दायरा इख्तियार के मामले पर फैसला करें। इस पर चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक को हिदायत की कि अपनी दरख्वास्त तहरीरी तौर पर जमा कराएं। अदालत के माहौल को ख़राब ना किया जाए, पुरसुकून रहे, पुरजोश ना हो। इस मुद्दे पर फैसला तब करेंगे जब दरख्वास्त सामने हो। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती रोस्टम पर आए तो ऐसा मौका आ गया कि खुली अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक दूसरे को जवाब देना शुरू हो गए और फिर चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि पहले इलेक्शन कमीशन ये बताए कि उन्होंने शेड्यूल जारी कैसे किया। इलेक्शन कमीशन के पास जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया ही नहीं तो उसने अमल कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वो होता है जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो, वो जारी नहीं हुआ। क्या आपने अदालत का मुख्तसर हुक्मनामा देखा था? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब में कहा कि मुमकिन है फैसला समझने में हमसे गलती हुई हो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पर रिमार्क्स दिए कि क्या मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि फैसला 4-3 का है? 1 मार्च के फैसले में कहीं दर्ज नहीं कि फैसला 4-3 का है। इख्तिलाफ राय जज का हक है, लेकिन जजेस की अकलियत किसी कानून के तहत खुद को अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकती। खुली अदालत में 5 जजेस ने मुकदमा सुना और फैसला देकर दस्तखत भी किए। इस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने जवाबी रिमार्क्स में कहा कि मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि इख्तिलाफी नोट लिखे गए हैं। इख्तिलाफी नोट में वाज़ेह लिखा है कि जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से मुत्तफिक हैं। क्या जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले हवा में तहलील हो गए? इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की और कहा कि जो मामला हमारे चैम्बर्स का है उसे वहाँ ही रहने दें। अटॉर्नी जनरल इस नुक्ते पर अपने दलाइल देंगे। जैसे जमाल बंदूखेल ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है, तो वकील ने जवाब दिया कि 4-3 के फैसले पर इलेक्शन कमीशन से हिदायत नहीं ली है। समाअत के दौरान जैसे जमाल बंदूखेल ने एक बार फिर अदालती हुक्म का जिक्र करते हुए सवाल किया कि जिस अदालती हुक्म पर तमाम जजेस के दस्तखत हैं वो कहाँ है? सुबह से पूछ रहा हूँ
कोई भी अदालती हुक्म सामने नहीं ला रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की समझ के मुताबिक फैसला 3-2 का था। इसके बाद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का मकसद सियासी निज़ाम को चलते रहने देना है। एक मसला सियासी दर्जा हरारत का है। अली जफर और अटॉर्नी जनरल को सियासी दर्जा हरारत कम करने पर हिदायत लेकर आगाह करने का कहा था। सियासी दर्जा हरारत और तलखी कम होने तक इंतखाबात पुरअमन नहीं हो सकेंगे। हिदायत के बावजूद किसी फरीक ने सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी नहीं कराई। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा, अदालत को मुकम्मल यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार हैं। तो चीफ जस्टिस ने अली जफर से सवाल किया कि यकीन दहानी किसकी तरफ से है, नाम बताएं। तो अली जफर ने जवाब दिया कि चेयरमैन PTI की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी करवाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की जब बारी आएगी तो उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। इसके बाद एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देना शुरू किए। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है। इंतखाबी शेड्यूल पर अमल शुरू हो गया था। अगर कोई मुश्किल थी तो अदालत आ जाते। इलेक्शन कमीशन वजाहत करे कि इलेक्शन 6 माह आगे क्यों कर दिए। क्या इंतखाबात में 6 माह की ताखीर आईनी मुद्दत की खिलाफ वर्जी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि तारीख मुकर्रर हो जाए तो उसे बढ़ाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। सिर्फ पोलिंग का दिन नहीं, पूरा इलेक्शन प्रोग्राम मौखर किया है। इलेक्शन कमीशन ठोस वजूहात पर इलेक्शन प्रोग्राम वापस ले सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस पर रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम तब्दील कर सकता है, तारीख नहीं तब्दील कर सकता। गवर्नर और सदर की दी गई तारीख इलेक्शन कमीशन कैसे तब्दील कर सकता है। आइन में वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। क्या इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 58 आइन से बालातर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके कायल करना चाहिए था। आप आज ही अदालत को कायल कर लें। 8 अक्टूबर की जगह इंतखाबात की तारीख 8 सितंबर या 8 अगस्त क्यों नहीं हो सकती थी। इलेक्शन शेड्यूल की बजाय इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर का झंडा लहरा दिया है। आप चाहते हैं कि अदालत 8 अक्टूबर की तारीख पर मोहर लगा दे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर आईनी और बदनीयती पर मबनी होने पर ही करदब करार दे सकती है। इस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने सवाल किया कि क्या बदनीयती का नुक्ता दरख्वास्त गुजार ने उठाया है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि दरख्वास्त में बदनीयती का नुक्ता नहीं उठाया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पर सवाल किया कि अगर तमाम असेंबलियां तहलील हो जाएं तो क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से माजूरी जाहिर कर सकता है। जिसे जमाल बंदूखेल ने इस पर रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत पर इन्हिसार करता है। हुकूमत ने बताना है कि वो मदद करने की पोजीशन में है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन हालात से 10 साल मुतमईन ना हो तो क्या अदालत इलेक्शन करवाने का कह सकती है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हकीकत पर मबनी फैसला करेगा। जिसे एजाजुल एहसन ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि अगर पैसे और सिक्योरिटी मिल जाए तो 30 अप्रैल को क्या इंतखाबात हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब में कहा कि हुकूमती मुआवनत मिल जाए तो 30 अप्रैल को इंतखाबात करवा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। हुकूमत से पूछते हैं कि इंतखाबात के लिए 6 माह का अरसा कम हो सकता है या नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ से सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सियासी क़ुव्वतों के दरमियान तनाव से दीगर रियासती इदारे मुतासिर हो रहे हैं। अवाम में इदारों के बारे में बातें की जाती हैं। इदारे बोल नहीं सकते, इसलिए तहम्मुल से सुनते हैं। शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा। फेयर प्ले हो तो स्पोर्ट्समैन सामने आते हैं, जंगजू नहीं। मसला किसी की पुख्तगी का नहीं, दोनों जानिब गुस्सा है। गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से कौन यकीन दहानी करवाएगा ये बताएं। कोई सीनियर ओहदेदार यकीन दहानी करवाए तो मुनासिब होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इस अहम केस की समाअत तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है, मगर अदालत के बाहर इस केस पर बात की जा रही है। और नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अदलिया की जानिब से इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। सहूलतकारों को पैगाम है कि यह पाकिस्तान की अदलिया है, जो आइलैंड नहीं है। इस पागल आदमी के कहने पर अदालतें सुओ मोटो ले रही हैं। तो उमर अता बंदयाल साहब, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ बड़े अदब से कि इस आदमी के पीछे ना लगें। इसने अपने हर सहूलतकार को इस्तेमाल भी किया है और बाद में उसकी मिट्टी भी पलीत की है। इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। 4-3 का फैसला 2-3 से किसने तब्दील किया और क्यों तब्दील किया। जो सहूलतकारी आज जजों की जानिब से इमरान खान की हो रही है, फैसले आइन को देखकर नहीं किए जाते, फैसले ट्रक देखकर किए जाते हैं, फैसले बेगमात बच्चों और दामादों के कहने पर होते हैं। इमरान के सहूलतकारों को ये पैगाम देना चाहती हूँ, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का की अदलिया है, आपका जॉयलैंड नहीं है जहां आप बेगमात और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए फैसले करते हो।
इसके अलावा कौमी असेंबली में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौजूदा कानून पर तबसरा करते हुए न सिर्फ साबिक़ चीफ जस्टिस हाकिम निसार पर तनकीद की बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस को भी तनकीद का निशाना बनाया। हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आईन तोड़वाया, ये कहीं होता है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास कहां पावर है कि वो डैम फंड बना दे? कौन सा आईन, कौन सा कानून के मुताबिक कि वो पूरा मुल्क में सियासी कैंपेन करे, वो फाइनेंशियल कैंपेन, वो पैसा जमा करे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। हम अगर गलत सेक्रेटरी को कोई काम कह दे, वो काम पाकिस्तान के अवाम का भला के लिए भले हो, हम तो जेल जाएंगे। और ये लोग फिरौन की तरह बैठते हैं, अपनी मर्जी की आईन, अपनी मर्जी की मुल्क। किसी ने पंजाब हुकूमत का तख्ता हिज़्ब ऑपोजिशन को दिलवाना है तो वो आईन को अपने फैसले में तोड़ते हैं, अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं, फैसले जब लिखते हैं तो आईन तोड़ते हैं। जो डिक्टेटोरियल अप्रोच होता है, चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आईन का क्या है, ये रवायत हम तोड़ने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने आज चीफ जस्टिस की जानिब से यकीन दहानी मांगे जाने पर कहा है कि इमरान खान सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात और आगे बढ़ने के लिए अंडरटेकिंग देने को तैयार है। चेयरमैन इमरान खान जो है वो अपनी अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल देने को तैयार है और अब हुकूमत की तरफ से भी वज़ीर आज़म की तरफ से अंडरटेकिंग आनी चाहिए और कोई ऐसी चीज़ कोर्ट के रिकॉर्ड पे आनी चाहिए कि क्या क्या हम इकदाम करेंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर एक आज़ादाना इलेक्शन हो सके। सर, वो चीफ जस्टिस जो अपने बेंच में साथियों को शामिल नहीं कर सकते, वो कैसे सियासी जमातों को इकट्ठा कर सकते हैं? वो कोई सियासतदान नहीं है, उनका काम जो है वो ये करना नहीं है, उनका काम जो है वो आइन के ऊपर अमल दरामद कराना है। यही चीफ जस्टिस थे, इसी बेंच के 3 मेंबर्स थे जिन्होंने ये फैसला किया जिसकी बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई। अगर वो इकट्ठा करते हैं सियासी जमातों को तो मिलकर कंसेंसस के लिए आप उनके साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे? तो हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को जो भी हमसे कोऑपरेशन चाहिए एक ऐसे माहौल के लिए जिसके अंदर आज़ादाना फ्री फेयर इलेक्शन हो सके, तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर के ऊपर कोऑपरेट करें।